नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी खबर से। वहीं आपको बता दें कि आगरा से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आगरा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। इस वक्त की आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर तेज रफ्तार कार ने रौंदा बेजुबान श्वान और थाने के परिसर में दौड़ा दी तेज रफ्तार की कार। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर आगरा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है, जहां पर बेजुबान श्वान को कार ने रौंद दिया है और तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से श्वान की हुई है मौत और वहीं कार चालक फरार बताया जा रहा है। और वहीं आपको बता दें कि रिले कर्नल आगरा के थाना कंदौली के कंदौली थाने का ये मामला है, जहां पर कर्नल की एक गाड़ी बताई जा रही है, जहां पर गाड़ी वो चला रहा था और जिसके बाद आगरा में ये तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर एक तेज रफ्तार से श्वान की मौत हो चुकी है। और वहीं आपको बता दें कि तेज रफ्तार कार ने श्वान को रौंदा है और वहीं आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर श्वान को तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया, जिसके बाद बेजुबान श्वान की मौत हो चुकी है। और वहीं आप देख सकते हैं कि कैसे आगरा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है, जहां पर तेज रफ्तार ने एक बेजुबान श्वान को रौंद दिया है, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। और वहीं तेज रफ्तार कार ने श्वान को रौंदा, जिसके बाद आगरा में ये तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है, जहां पर वहीं चीन के विदेश मंत्री वांग ये भारत दौरे पर हैं और शुक्रवार को उन्होंने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से मुलाकात की। और वहीं पूर्वी लद्दाख में लगभग 2 साल पहले शुरू हुए सैन्य गतिरोध के चलते दोनों देशों के संबंधों में आए तनाव के बाद चीन की ओर से ये पहली उच्च स्तरीय यात्रा है और दोनों अफसरों के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई और दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि एलएसी पर तनाव जल्द से जल्द खत्म किया जाए और जिन इलाकों में अब तक डिसएंगेजमेंट का काम नहीं हुआ है उसे पूरा किया जाए। और इस बैठक में यह बात सामने आई कि मौजूदा स्थिति दोनों ही देशों के हितों में नहीं है और आपसी सहयोग से ही शांति स्थापित होगी और कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर सकारात्मक बातचीत को जारी रखना होगा ताकि शांति स्थापित हो। और वहीं आपको बता दें कि चीनी पक्ष ने भारतीय एनएसए अजित डोभाल को अपने देश आने का न्योता भी दिया और वहीं एनएसए ने इस न्योते पर कहा कि जरूरी मुद्दे सुलझ जाने के बाद वो चीन का दौरा कर सकते हैं। और डोभाल और वांग ने पूर्वी लद्दाख में तनाव को कम करने को लेकर जुलाई 2020 में फोन पर लंबी बातचीत भी की थी और दोनों पक्षों ने बातचीत के बाद कुछ स्थानों से अपने सैनिक वापस भी बुलाए। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में लंबित मुद्दों को हल करने के लिए करीब 11 मार्च को भारत और चीन के बीच 15वें दौर की उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता भी हुई थी। हालांकि वार्ता में कोई समाधान नहीं निकल पाया था। वहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बीरभूम हिंसा की सीबीआई जांच का आदेश दे दिया और ममता सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसी को जांच नहीं सौंपने के अनुरोध को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने मामले को सीबीआई को स्थानांतरित करने का आदेश दिया। और वहीं आपको बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी को अपनी जांच बंद करने का भी आदेश दे दिया और अब एसआईटी मामले को सीबीआई को रिपोर्ट सौंपेगी और सीबीआई जांच की निगरानी हाईकोर्ट करेगा। और वहीं कोर्ट ने 7 अप्रैल तक रिपोर्ट जमा कराने का निर्देश दिया और मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा कि न्याय के हित में सीबीआई जांच के आदेश दिए जा रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि पीठ ने इस घटना की सीबीआई और एनआईए द्वारा जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिकाओं पर अदालत स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की है। और वहीं आपको बता दें कि बीरभूम जिले के रामपुर हाट में मंगलवार को तड़के कुछ घरों में आग लगा देने से 2 बच्चों सहित 8 लोगों की झुलसकर मौत हो गई थी। और वही माना जा रहा है कि यह घटना तृणमूल कांग्रेस के पंचायत अधिकारी की हत्या के प्रतिरोध
स्वरूप हुई थी और इसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को बीरभूम का दौरा भी किया था और यहाँ उन्होंने पीड़ित परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने का वादा भी किया और सीएम ने पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपए देने और क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा भी की थी और उन्होंने कहा कि घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे और उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस सुनिश्चित करेगी रामपुर हाट हिंसा मामले के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और अदालत के समक्ष एक कड़ा मामला दायर किया जाएगा। लेकिन अब हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने बड़ा फैसला लिया और सीएम भगवंत मान ने वर्तमान और पूर्व विधायकों की पेंशन पर कटौती का ऐलान कर दिया और विधायकों के परिवारों को दिए जाने वाले भत्तों में भी कटौती की जाएगी। और वहीं अब पंजाब के विधायकों और पूर्व विधायकों को केवल एक कार्यकाल के लिए पेंशन मिलनी चाहिए और वहीं मिलेगी भी और कितनी बार जीत चुके हैं और वह भी। आपको बता दें कि पंजाब की आर्थिक स्थिति बदहाल है और पंजाब पर लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और इसका जिक्र सीएम प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान भी कर चुके हैं और उन्होंने पीएम को राज्य के दयनीय वित्तीय हालत की जानकारी दी और कहा कि पिछली सरकार पंजाब पर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ गई है। और भगवंत मान ने कहा कि केंद्र सरकार से 2 साल तक सालाना 50,000 करोड़ रुपए का वित्तीय पैकेज देने की मांग भी कर चुके हैं और उन्होंने एक और फैसला लिया कि पंजाब के विधायकों के पेंशन फॉर्मूले में बदलाव किया जाएगा। विधायक अब सिर्फ एक ही पेंशन के पात्र होंगे और 6 बार विधायक रही पूर्व सीएम राजिंदर कौर भट्टल सरवन सिंह फिल्लोर को हर महीने 3,25,000 रुपए मिलते हैं और वहीं 10 बार के विधायक की पेंशन 6,62,000 प्रति महीने और अब सभी पूर्व और मौजूदा विधायकों को सिर्फ 75,000 रुपए पेंशन मिलेगी और मान सरकार 5 साल में 80 करोड़ रुपए की बचत करेगी। और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पूर्व विधायक के तौर पर मिलने वाली पेंशन को पहले ही छोड़ दिया था और वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शहीद दिवस पर भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर 1 महीने में पंजाब के सरकारी दफ्तरों से रिश्वतखोरी पर पूर्ण रूप से नकेल कसने का प्रण लिया है। और वहीं रायबरेली से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर आपको बता दें कि अज्ञात वाहन ने एक युवक को टक्कर मार दी। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि रायबरेली से है जहां पर अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मार दिया और वहीं आपको बता दें कि अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो चुकी है और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस वक्त की बड़ी खबर जहां से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है जहां पर ट्रक ने एक युवक को टक्कर मार दी जिसकी उस युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है और वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने और वहीं आपको बता दें कि अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मारी जिसकी उसके मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और वहीं पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उसका शव भी भेज दिया। इसके अलावा आपको बता दें कि बछरावा थाना क्षेत्र के बाईपास पर स्थित गाजीपुर गांव के पास की एक घटना है जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है जहां पर एक ट्रक ने एक युवक को टक्कर मार दी जिसके बाद उस युवक की दर्दनाक मौत हो गई। और वहीं आपको बता दें कि पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और ये रायबरेली से खबर है जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो चुकी है और वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ये रायबरेली से खबर सामने आ रही है जहां पर बाईपास पर स्थित गाजीपुर गांव के पास की एक घटना है जहां पर एक ट्रक ने युवक को टक्कर मार दी जिसकी उसके मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और वहीं ये आपको बता दें कि पुलिस ने
शव को कब्जे में ले लिया है। और वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जहां पर रायबरेली में एक दर्दनाक मौत हुई है और अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मारी, जिसके बाद युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहां पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और कब्जे में लेने के बाद उसे अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन के मुद्दे को लेकर मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह एक प्रचार हित याचिका ज्यादा लग रही है और इस तरह की याचिकाओं से धार्मिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा रहता है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो इस तरह की याचिका से सिर्फ सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। और बेंच ने यह भी कहा कि इस याचिका को एक कीमत के साथ रद्द किया जाएगा। हालांकि इस पर याचिकाकर्ता की वकील ने कहा कि वो खुद ही याचिका को वापस लेना चाहती और बाद में कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई को रद्द करते हुए इसे वापस लेने की मांग को मंजूर कर लिया। याचिकाकर्ता ने मद्रास हाईकोर्ट के पिछले साल मार्च में एक जनहित याचिका पर सुनाए गए फैसले को चुनौती दी थी। दरअसल तब हाईकोर्ट से मांग की गई थी कि वो ईसाई मिशनरीज की ओर से किए जा रहे जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने और उस पर निगरानी के लिए केंद्र और तमिलनाडु सरकार को बोर्ड का गठन करने का निर्देश दे। और इस मामले पर हाईकोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा था कि तमिलनाडु सरकार के पास पहले से ही जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए कानून है और हाईकोर्ट ने कहा था कि हम सिर्फ ये उम्मीद और भरोसा कर सकते हैं कि इस मामले में आधिकारिक जवाब देने वाले कानून का पालन कर रहे होंगे और याचिका का जवाब देने वाले चाहे तो इससे लेकर नियम भी बना सकते हैं। और इसी के साथ कोर्ट ने मामले में रीट याचिका का निपटान कर दिया था। असम के गुवाहाटी एयरपोर्ट से 80 साल की एक दिव्यांग महिला को निर्वस्त्र कर जांच करने का मामला सामने आया और वहीं सीआईएसएफ ने इस पर सख्त कदम उठाते हुए एक महिला सिपाही को निलंबित भी कर दिया। दरअसल इस महिला के कूल्हे का प्रत्यारोपण हुआ था और जब वो एयरपोर्ट पहुंची तो मेटल डिटेक्टर से जांच के दौरान ये उपकरण बंद हो गया और इस पर सिपाही ने उसे निर्वस्त्र कराकर जांच की थी। और इस मामले में सिपाही का निलंबन शुक्रवार को केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के हस्तक्षेप के बाद हुआ और सिंधिया ने गुरुवार को कहा कि महिला की बेटी डोली किकोन द्वारा ट्विटर पर इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद वो इस पर विचार कर रहे हैं। और सीआईएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि महिला सिपाही मीरा दास को निलंबित कर दिया गया और कांस्टेबल ने मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार काम किया है, लेकिन फिर भी वो 80 साल दिव्यांग महिला यात्री को बेहतर तरीके से संभाल सकती थी। और ये घटना गोपीनाथ बोरदोलई इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर तब हुई जब व्हीलचेयर से वहां पहुंची मलाहो किकोन को हवाई अड्डे पर सीआईएसएफ सुरक्षा जांच के दौरान कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया। और डोली किकोन ने आरोप लगाया कि सुरक्षाकर्मी उनकी मां की टाइटेनियम हिप इम्प्लांट का सबूत चाहते थे और इसके बाद उन्हें निर्वस्त्र करने के लिए मजबूर किया गया। और एक अन्य ट्वीट में उन्होंने आरोप लगाया कि ये घृणित है और मेरी 80 वर्ष से दिव्यांग मां को अपना अंडरगारमेंट उतारने और निर्वस्त्र होने के लिए मजबूर किया गया था और वो क्यों किया गया। और मामले में सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना का सामना करने के बाद गुवाहाटी एयरपोर्ट ने बुजुर्ग महिला को हुई असुविधा के लिए खेद भी व्यक्त किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पीएम केयर फंड्स के बारे में जानकारी सार्वजनिक करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से इसका ऑडिट कराने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बीआर गवाई की पीठ ने याचिकाकर्ता से इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने और मामले में समीक्षा याचिका दायर करने को कहा। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने कहा कि उच्च न्यायालय ने रीट याचिका में उठाए गए सभी मुद्दों पर विचार नहीं किया और इस पर पीठ ने कहा कि आपकी ये बात सही हो सकती है कि सभी मुद्दों पर विचार नहीं किया गया। हमें नहीं पता कि आपने तर्क दिया था और आप जाने और समीक्षा याचिका दायर करें। और अदालत की इस टिप्पणी के बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली। और गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में दायर अधिवक्ता दिव्यापाल सिंह की इस अपील में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 31 अगस्त 2020 के फैसले को चुनौती दी गई थी और हाईकोर्ट ने 18 अगस्त 2020 के शीर्ष अदालत के फैसले के बाद
जनहित याचिका खारिज कर दी थी और शीर्ष अदालत ने पीएम केयर्स फंड के सीएजी ऑडिट की मांग करने वाली सीपीआईएल नामक एनजीओ की याचिका को खारिज कर दिया था। शीर्ष अदालत ने केंद्र को कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड में दान की गई धनराशि को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में स्थानांतरित करने का निर्देश देने से भी इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि दोनों कोष अलग अलग तरह के हैं और दोनों का उद्देश्य भी अलग है। और वहीं बदायूं से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करा दूं कि बदायूं से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर मुर्गी फार्म में आग लगी। और वहीं आपको बता दें कि मुर्गी फार्म में भीषण आग लगी, जिसके बाद हजारों रुपयों का सामान जलकर खाक हो रखा है। और वहीं आपको बता दें कि 2 दिन पहले मुर्गी फार्म में चोरी भी हुई थी, जिसके बाद अब वहां पर भीषण आग लगी, जिसके बाद लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर मुर्गी फार्म में भीषण आग लगी और इसके बाद आग लगने के बाद वहां पर लाखों रुपए का नुकसान भी देखा गया और हजारों रुपयों का सामान जलकर राख हो गया। और 2 दिन पहले इसी मुर्गी फार्म में चोरी भी हुई थी। आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे आग लग रही। और वहीं आपको बता दें कि ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पाया गया और अलापुर थाना क्षेत्र के कस्बा ककराला की एक घटना है जहां पर मुर्गी फार्म में आग लगा है। और वहीं आपको बता दें कि मुर्गी फार्म में यह आग लगी है जहां पर, और इससे पहले आपको बता दें कि 2 दिन आग लगने से 2 दिन पहले इस मुर्गी फार्म में चोरी हुई थी, जिसके बाद जो मालिक है वो साजिश का आरोप भी लगा रहे हो। वहीं आपको बता दें कि इस आग में हजारों रुपए का सामान जलकर भी खाक हो चुका है और वहीं ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया और मुर्गी फार्म में भीषण आग की वजह से हजारों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। और ये बदायूं से ये खबर सामने आ रही है जहां पर मुर्गी फार्म में आग लगी और आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। और वहीं बहुचर्चित पेगासस जासूसी मामले की जांच कर रहे न्यायमूर्ति रविंदर आयोग ने 11 अहम सवालों पर जनता की राय मांगी है और राय देने के लिए 31 मार्च अंतिम डेट रखी गई। और इन सवालों में यह भी पूछा गया है कि क्या सरकारी जासूसी या निगरानी की सीमा रेखा तय की जानी चाहिए। अगर किसी के लगातार निगरानी की जाए तो क्या उसके लिए कोई शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए। और ये आयोग सुप्रीम कोर्ट ने गठित किया है और इस्राएली जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस पर मचे बवाल के बाद इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आरवी रविंदर इस जांच आयोग के प्रमुख है और याचिका में जासूसी सॉफ्टवेयर के जरिए निजता के अधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। और यह भी कहा गया है कि अत्याधुनिक जासूसी सिस्टम इस्राएल की कंपनी ने सिर्फ सरकारों और उनकी एजेंसियों को ही बेचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर में जासूसी के आरोपों की जांच के लिए इस समिति का गठन भी किया था। और पेगासस एक स्पाईवेयर है जो मोबाइल फोन में घुसपैठ कर पूरा नियंत्रण कर लेता और इससे सऊदी अरब, पोलैंड, मैक्सिको, संयुक्त अरब अमीरात और भारत जैसे कई देशों में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और राजनेताओं की जासूसी के आरोप लग चुके हैं। और इस मामले को लेकर संसद में भारी हंगामा भी मचा था और इसके बाद यह जासूसी कांड सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने गुरुवार को संसद की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार के मंत्रियों पर जबरदस्त तंज कसा। उन्होंने कहा कि सदन में अब यह असंभव है कि कोई मंत्री बिना प्रधानमंत्री मोदी के गुणगान के किसी मुद्दे पर हस्तक्षेप कर सके। और थरूर ने मंत्रियों के इस बर्ताव की तुलना उत्तर कोरिया के शासन से कर दी। और थरूर ने कहा कि यह दर्द भरे तौर पर स्पष्ट है कि अब हम उत्तर कोरिया के चमचागिरी वाले स्वरूप में ढलते जा रहे हैं। और कांग्रेस सांसद का इशारा सीधे तौर पर उत्तर कोरिया के किम जोंग उन के शासन की तुलना केंद्र की बीजेपी सरकार से करने की ओर था। और लोकसभा में पौध अनुदान के मुद्दे पर चर्चा में थरूर ने भी हिस्सा लिया था और उन्होंने पौध परिवहन के क्षेत्र में भारत की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त बजट को अहम जरूरत बताया। और उन्होंने केरल की कुछ पोर्ट परियोजनाओं का विषय उठाते हुए सरकार से इन पर ध्यान देने का आग्रह किया।
और इससे पहले टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्री ने भी मंगलवार को इसी तरह लोकसभा में बीजेपी पर आरोप लगाया था कि सरकार ने संसद को रोम का थिएटर बना दिया है, जहां पीएम प्रधानमंत्री ग्लेडिएटर की तरह मोदी मोदी के नारे के बीच सदन में आते हैं। और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की विजय के बाद बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन जब प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में पहुंचे तो बीजेपी सदस्यों ने करीब 1 मिनट तक मोदी मोदी के नारे लगाए और मेजें थपथपाई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ साल 1988 के रोड रेज के मामले में याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और इस याचिका में मामले में नोटिस के दायरे को बढ़ाने की मांग की गई और सिद्धू का 1988 में पटियाला में पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें एक बुजुर्ग गुरनाम सिंह की मौत हो गई थी। और वहीं आरोप है कि सिद्धू और गुरनाम सिंह के बीच हाथापाई भी हुई थी और पुलिस ने इस घटना में नवजोत सिंह सिद्धू और उनके दोस्त रुपिंदर सिंह सिद्धू के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 1000 रुपए का जुर्माना लगाकर उन्हें बरी कर दिया था। और वहीं पीड़ित पक्ष ने इसे लेकर पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और उस फैसला सुनाया जाएगा।